दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने डिलीवरी ली थी जॉन डियर 5405 एसी कैब ट्रैक्टर की। जैसा आपने उससे पहले वीडियो देखी थी कि 5210 था, 5210 अपना चला गया था। जो किसान भाई पहले से जानते हैं उन्हें तो पता है कि अपने पास में जॉन डियर का 5210 था, जो कि हमने लगभग 4-5 महीने पहले लिया था। मार्च के आसपास में वो ट्रैक्टर लिया था। तो वो ट्रैक्टर क्यों सेल कर दिया, उसके बाद में एसी कैब की तरफ क्यों गए, और सबसे बड़ा सवाल सीआरडीआई की तरफ क्यों गए, क्या कारण था, उसको सेल करने का क्या कारण था, क्या उसके अंदर कोई कमियां थी। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताऊंगा, साथ में अपना अनुभव बताऊंगा कि इसके साथ में जैसे 4-5 दिन आसपास में इसको हो गए हैं तो क्या कुछ इसके अंदर मुझे अलग दिखाई दिया। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को चला लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, और इसके अंदर उसके तुलना में क्या सुधार है, क्या अंतर है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद में अगर आपके दिमाग में भी कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो सारे क्लियर आज की इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएंगे कि आप अगर 5210 लेने का विचार करें तो आपके हिसाब से क्या 5210 बेस्ट रहेगा, या आप अगर सीआरडीआई लेने का विचार कर रहे हैं 63 एचपी का ये ट्रैक्टर, या इससे बड़ा लेने का एचपीसीआर में कोई भी ट्रैक्टर लेने का विचार कर रहे हैं तो क्या आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि हम आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में भी, अपने अनुभव के बारे में भी, उसके साथ में क्या रहा और उसकी कमियां खूबियां, सब कुछ आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 5210 के अंदर कमियां क्या मुझे नज़र आई जो मुझे इसकी तरफ जाना पड़ा, और दूसरा जैसे मैं सीआरडीआई की तरफ गया तो मेरे दिमाग में भी वो सारी चीज़ें थी जो सारी आपके दिमाग में आती हैं। तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि 5210 के अंदर क्या मुझे कमी नज़र आई। तो दोस्तों जैसे 50 एचपी का ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है, अगर जॉन डियर की बात कर लूँ या किसी अदर ब्रांड की किसी की भी बात कर लूँ, XYZ सारे ब्रांड आ जाते हैं उसमें, नेशनल इंटरनेशनल सारे ब्रांड आ जाते हैं। अगर किसी भी कंपनी ने मान लो 50 एचपी का ट्रैक्टर बनाया है, चाहे होलैंड हो, स्वराज हो, महिंद्रा हो या अदर कोई भी कंपनी हो, सोनालिका हो, तो 50 एचपी की पावर ही जनरेट करेगा वो ट्रैक्टर। ये चीज़ आपके दिमाग में अगर हो कि यार वो कंपनी तो ये कह रही है कि हमारा आरसी में तो 50 एचपी है लेकिन जनरेट करके दे देगा 55 एचपी 60 एचपी, तो वो केवल आपको गुमराह करने का, पागल बनाने का काम करती है कंपनी। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है जब एचपी रेंज में पास किया गया है, टेस्ट हुआ है वो बुधनी के अंदर, तो ऐसा आप कैसे कर दोगे कि वो 55 एचपी की पावर जनरेट कर रहा है लेकिन पास वो 50 एचपी में करा लिया, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल कब होती हैं? पॉसिबल होती हैं जब हम आफ्टर मार्केट उसके अंदर काम कराते हैं, पंप मॉडिफाई करा लिया, प्लंजर बड़े डलवा दिए, उसका अगर हमने बात कर लूँ टर्बो साइज बड़ा कर दिया है, टर्बो है नहीं तो टर्बो लगवा दिया, तो उन चीज़ों से पावर जरूर बढ़ जाती है। लेकिन उसके नुकसान ये होते हैं कि कंपनी ने कुछ पैरामीटर के ऊपर ट्रैक्टर तैयार किया जिससे कि अगर उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो होता क्या है, ट्रैक्टर की लाइफ कम होती है, उसके इंजन की लाइफ कम होती है और कंपनी वारंटी आउट कर देती है। यानी कि कंपनी ने अगर 5 साल की वारंटी इसके साथ में दी है 5000 घंटे की, तो वो खत्म है। अगर ट्रैक्टर में कल को आग भी लग जाती है तो कंपनी का सपोर्ट जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन की। अब अपनी अपनी सोच है दोस्तों, कई किसान भाई इसको पसंद करते हैं, कई किसान भाई इसको नापसंद करते हैं। मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे वो सारी चीज़ें कहीं पर फिट नहीं बैठती दिखाई देती हैं कि यार आफ्टर मार्केट हम उसके अंदर 1-1.5 लाख रुपये अलग से लगाएं और वारंटी ट्रैक्टर आउट हो जाए, तो वो चीज़ें आ जाती हैं एक एचपी को लेकर के। तो ये चीज़ आपके दिमाग में थी, इस चीज़ को क्लियर कर लेना कि 50 एचपी का ट्रैक्टर 50 एचपी की पावर ही लगाएगा अगर वो कंपनी ने 50 एचपी के अंदर पास करा रखा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हमने सेल क्यों किया, कारण क्या था। मेन बात तो वही है। कारण दोस्तों ये था कि अगर हम उसको रूटावेटर के ऊपर चलाते थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई है, आप लोग जानते हो कि वहाँ पर दिक्कत क्या आती थी। स्पीड मैंने दिखाई थी उसके अंदर 5210 के साथ में। अगर हम उसको लो के यानी कि ए के पहले या दूसरे गियर में चलाते हैं तो स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, रूटावेटर के ऊपर उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाता। अगर हम वहाँ पर ए का तीसरा गियर डाल देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि रूटावेटर के चक्कर कम रह जाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि स्पीड वहाँ पर जस्ट डबल का फ़र्क आ जाता है। मान लो अगर 2.2 किलोमीटर की स्पीड आ रही है दूसरे गियर में, तो वहाँ पर जस्ट क्या होगा, तीसरे गियर में स्विच करेंगे तो लगभग 3.9 की स्पीड चली जाती है, यानी कि स्पीड डबल हो जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे पहले से दूसरे में 1 किलोमीटर का फ़र्क आया, 1.25 किलोमीटर का फ़र्क आया, ऐसे ही तीसरे में आए, तो वो चीज़ नहीं। वहाँ पर थोड़ा सा
वो सिस्टम बिगड़ जाता है। दूसरा क्या है कि अगर हम गियर स्विच करते हैं तो ट्रैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं उसकी पावर कम रह जाती है उस इम्प्लीमेंट के हिसाब से, क्योंकि स्पीड बढ़ गई, रूटावेटर काट ज़्यादा करने लगेगा। अगर रूटावेटर के आरपीएम बढ़ाएंगे तो ट्रैक्टर उस रूटावेटर को खींच नहीं पाएगा। ये दिक्कत सबसे बड़ी मुझे उसके अंदर लगी थी, जिस वजह से मुझे वो ट्रैक्टर सेल करना पड़ा। दूसरा एक और कारण उसके अंदर, और भी छोटे छोटे कारण थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो 50 HP का ट्रैक्टर है, 50 HP के हिसाब से वो पावर अपनी लगा रहा था, वहाँ पर कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर हम उससे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें हो नहीं पाती। ट्रैक्टर चलने को चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है, आप लोग भी ये चीज़ गलती करते हो, मैंने लाख वीडियो में ये चीज़ बोली है कि HP जब 50 HP का है तो 50 HP के हिसाब से आप उसको अंडर लोड ट्रैक्टर को चलाओ। अगर ओवरलोड ट्रैक्टर को चलाओगे तो होगा क्या, ट्रैक्टर चलता तो रहेगा, लाइफ कम हो जाएगी, ट्रैक्टर डीजल कंजप्शन भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, ये चीज़ भी दिमाग में आप लोग डाल लेना। चलाने को चला लेगा वो, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि लाइफ, उसकी लाइफ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। पहला तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, जहाँ वो 5-7 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार घंटे चलता, वहाँ वो 3-4 हज़ार 2-3 हज़ार घंटे के आसपास में उसका काम तमाम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर ओवरलोड में ट्रैक्टर चलेगा तो डीजल कंजप्शन बढ़ेगा। जहाँ वो मैक्सिमम खाता 6-7 लीटर, वहाँ वो 8 लीटर 9 लीटर 10 लीटर तक खाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, मेरे ट्रैक्टर ने लगभग 14 लीटर भी डीजल कंजप्शन कर रखा था उसने। तो ये चीज़ें रहती हैं दोस्तों, जो प्रैक्टिकली कारण है, जिस वजह से मुझे लगा कि मैं इसके अंदर छेड़छाड़ ना कराऊं, मैं सीधा HP ही इंक्रीज़ कर लेता हूं। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी कि HP इंक्रीज़ कर रहा हूँ, CRDI है, क्या उसके अंदर दिक्कत तो नहीं आएगी। तो दोस्तों ये चीज़ भी आप लोग मान लेना कि जॉन डियर इंटरनेशनल कंपनी है, ये चीज़ें इसके अंदर पहले से हैं। CRDI टेक्नोलॉजी इसके लिए नई नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है, R&D के ऊपर अच्छा खासा कंपनी पैसा खर्च करती है, तो उसके ऊपर उतनी कैपेबिलिटी है कि वो छोटे ट्रैक्टर के अंदर भी CRDI तकनीक अच्छे से दे पाए। वहीं अगर मैं अदर कंपनीज़ की बात करूंगा तो उनके अंदर, किसान भाइयों आप लोग जानते हो कि बहुत सारे ट्रैक्टरों की आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं कि किसान भाई जो है CRDI पंप को हटवा करके इनलाइन पंप लगवा रहे हैं। कारण क्या है, कारण है सिर्फ क्वालिटी का। जो उसके अंदर मैकेनिज़्म लगाया गया है, CRDI तकनीक लगाई गई है, वो उनके लिए बिल्कुल नई है। वहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की जा रही है, वो पंप जो है थोड़े से चीप क्वालिटी के डाले जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को दिक्कत आ रही है। इसके अगर पंप की बात कर लूँ तो इसके अंदर डेंसो का पंप है, जो कि टोयोटा की कार में भी आज भी आता है, पहले फियाट की कारों में आता था। यानी कि पंप की बहुत पुरानी इंटरनेशनल कंपनी है डेंसो, जो इसके अंदर पंप लगा हुआ है। तो पंप वाली दिक्कत तो यहाँ इसकी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, इसके अंदर CRDI नहीं है, इसके अंदर उससे भी एडवांस है, इसके अंदर है HPCR, यानी कि हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। जिससे क्या होता है, जैसे मान लो इनलाइन पंप था, इनलाइन पंप का प्रेशर था लगभग 250-300 बार 400 बार मैक्सिमम, इसका प्रेशर मैक्सिमम 2500 बार है। अब आप उससे कैलकुलेशन करो कि कितना ज़्यादा इसका प्रेशर है पंप का, जिसकी वजह से क्या होता है कि तेल को बिल्कुल महीन कर देता है, बारीक पाउडर फॉर्म में कर देता है, जिससे कि सारा जो डीजल है वो बर्न हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या देखने को मिलता है, वो ये मिलता है, जब मैं 5210 को चलाता था तो वो धुआं देता था, स्टार्टिंग के टाइम भी, रेस को रेव करते टाइम भी वो धुआं दिखाता था। लेकिन इसके अंदर खासियत क्या है, ये धुआं का नाम भी नहीं दिखाता, ना स्टार्टिंग के टाइम दिखाएगा, ट्रैक्टर अगर दब भी रहा होगा, आरपीएम भी घट रहे होंगे तब भी धुआं नहीं दिखाएगा। यानी कि धुएं वाली दिक्कत इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म है, इसके अंदर धुआं नाम की चीज़ दिखाई नहीं देती। मैं स्टार्ट करके भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मुझे डर नहीं लगा इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हुए कि CRDI है कि कल को कहीं दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ें मुझे पहले से इसके अंदर पता थी कि ये चीज़ें बाकी कंपनियों से इसके अंदर अलग हैं, इसी वजह से मैं CRDI की तरफ स्विच हुआ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता ही रहा था कि पहला तो हमने बता दिया था कि एक HP वाला सेगमेंट आ रहा था कि HP की वजह से हमें इंक्रीज़ करना पड़ा। दूसरा, उसके अंदर छोटी छोटी कमियां भी थी। जैसे कि कमी क्या थी, अगर मान लो मुझे उसके अंदर ROPS लगवानी हो तो उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ रहा था, पूरी किट बदलवानी पड़ रही थी, फेंडर भी चेंज हो रहे थे, दोनों सीट भी चेंज हो रही थी। और सीट चेंज होने के बाद भी कमाल क्या है ना, वही एक हाथ की सीट आ रही थी उसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर इतना बैक रेस्ट है, ये कमर पूरी पीठ दुखने लग जाती है। 1-2 घंटा आप ट्रैक्टर चला लोगे तो ये दर्द करने लग जाएगी। और कमाल की बात क्या है, कंपनी ने क्या करा है, कॉस्ट कटिंग सभी कंपनियां करती हैं, ये नहीं सभी कंपनियां करती हैं। क्या करा, अगर CRDI भी ले लेना हम, इसका 5405 5310 या 5075 विदाउट AC कैप, तो उसके अंदर भी ये सीट नहीं है किसी के अंदर भी, उसके अंदर भी वो नॉर्मल सीट है जो सब में आ रही है, आप लोग भली बात ही जानते हो। तो ये एक दिक्कत मुझे आ रही थी कि अगर मैं उसकी तरफ भी चला जाऊँ तो मुझे सीट वही मिल रही थी फिर, ठीक है। अगर उसके अलावा मैं अगर
CRDI में भी जा रहा था विदाउट AC कैबिन, तो ये सारे फीचर मुझे तब भी नहीं मिल रहे थे। उसके अंदर भी ना तो इस तरीके का फ्लैट प्लेटफॉर्म मिल रहा था, ना ये चीज़ फ्लैट मिल रही थी, और सबसे बड़ी बात ना मुझे ये सीट मिल रही थी। तो बात वहीं आ रही थी, HP तो उसकी बढ़ रही थी, लेकिन जो मैं कंफर्ट उसके अंदर चाह रहा था वो मुझे मिल नहीं पा रहा था इसके अंदर, कि वो सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर मिल पाएँ। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ है, जो डीजल टैंक है इसके अंदर, डीजल टैंक की पोजीशन यहाँ दे रखी है। ठीक है, कुछ किसान भाई कहेंगे यार इसके अंदर तो दिक्कत आएगी, नीचे अड़ेगा। भाई नीचे नहीं अड़ेगा, जो इसकी 4 व्हील ड्राइव की रोड है उससे ऊपर ही है, और नीचे पूरा सपोर्ट दे रखा है लोहे का, जिससे कि कल को कोई दिक्कत ना आए। एक तो इसकी डीजल टैंक कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, लगभग 82 लीटर के आसपास डीजल टैंक कैपेसिटी है। दूसरा इसके अंदर क्या है ना, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। अगर जॉन डियर के हम फ्यूल टैंक की बात कर लें, डीजल डालने की बात कर लें, तो दिक्कत कहाँ आती है यार, एक्यूरेसी नहीं आती, 1.5-2 लीटर का फर्क आ जाता है। इसके अंदर मैंने ये चीज़ खुद प्रैक्टिकल करके देख ली, इसके अंदर अगर एक बार डीजल फुल कर लिया, इसको चाहे दिन भर आप हिलाया जाओ, डीजल उससे ज़्यादा आएगा नहीं, एक्यूरेट है इसके डीजल टैंक। तो उसके अंदर वो भी एक बड़ी कमी है कि बीच में इस तरीके का बम्प है। इसके अंदर क्या करा, डीजल टैंक पूरा नीचे है, कैप देखो कितना ऊपर उठा दिया, जिससे कि डीजल टैंक फुल भर जाए। अगर माइलेज भी अगर मुझे इससे मेज़र करना है तो एक्यूरेट मेरा निकल के आए। ठीक है, तो ये कमी आ रही थी उसके अंदर जो मुझे दिखाई दे रही थी। दूसरा जो धुएं वाली दिक्कत मैं आपको बता रहा था, वो दिखा रहा था, ट्रैक्टर दिखाता है। 5210 आप भी चला रहे होगे तो आपको भी ये चीज़ दिखती होगी कि ट्रैक्टर धुआं दिखाता है। दोस्तों एक और चीज़ है, जैसा मैं सीट के बारे में आपको बता रहा था, इसके अंदर सीट लगी हुई है, सीट उसके अंदर भी है, सभी ट्रैक्टरों के अंदर आती है। लेकिन इसकी जो सीट की कॉस्टिंग है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 से सवा लाख रुपए की कल्ली सीट है इसके अंदर। इसके अंदर कमाल की बात क्या है, एयर प्रेशर सीट है, यहाँ पर वेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। इसके हिसाब से आप जितना वेट है आपके अंदर वो एडजस्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि इसका सस्पेंशन उसी हिसाब से वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि 1 कुंटल वजन का बंदा बैठ गया तो सस्पेंशन दब रहे हैं, और मैं अगर 50 किलो का हूँ, 60 किलो को मैं बैठ गया तो उसके अंदर सस्पेंशन दब ही नहीं रहा, तो वो दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत सारा फर्क है इसके अंदर, वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और AC कैबिन की बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों बड़ी चीज़ क्या थी, जैसे मैं, बहुत सारे किसान भाई कहेंगे कि यार ये चीज़ तो आप उसके साथ भी कर सकते थे, अगर आप आफ्टर मार्केट कैबिन लगवा लेते तो ये चीज़ हो जाती, लगभग काम चल जाता। आप 3 से 3.5 लाख रुपए में टॉप वाला जो AC कैबिन आफ्टर मार्केट लगाए जाते हैं वो लग जाता। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती, दिक्कत आ जाती, पहले तो मुझे HP इंक्रीज़ करनी थी। ठीक है, लगभग मुझे 5 से 10 HP और ज़्यादा चाहिए थी ट्रैक्टर के अंदर, तो वहाँ पर मुझे पैसा खर्च करना पड़ता। दूसरा जो पैसा मुझे खर्च करना पड़ता उसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर, वो मेरे दिमाग में कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। अगर दिमाग में फिट बैठ जाता तो मैं ज़रूर कर लेता, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग से आउट थी कि यार मैं आफ्टर मार्केट उसके अंदर पैसा लगाऊँ और कंपनी से वारंटी भी आउट करा लूँ ट्रैक्टर को, तो वो चीज़ कहीं फिट नहीं बैठ रही थी। ठीक है, वो अपनी अपनी समझ होती है दोस्तों, मेरी समझ से तो वो चीज़ बाहर जा रही थी। ठीक है, उसके अलावा आप बात करते हैं AC कैबिन की। AC कैबिन भाई मैं आफ्टर मार्केट लगवा लेता, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि HP मुझे इंक्रीज़ करनी थी। दूसरा, जो आफ्टर मार्केट कंपनियां AC कैबिन बना रही हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आप सब अपने हिसाब से बेस्ट बना रही हैं। ठीक है, किसान भाई लगवा भी रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि अगर उस AC कैबिन को हटाना हो तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो AC कैबिन, बहुत सारे किसान भाइयों की दिक्कत मैंने देखी है कि उनको अगर क्लिच प्लेट बदलवानी पड़ी है ना, तो उसे ट्रैक्टर को दोबारा वहीं लेकर के जाना पड़ा है जहाँ से आपने AC कैबिन लगवाया था, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे नट बोल्ट की फिटिंग है कि वो खुल नहीं पाता लोकल कहीं से भी। इसके अंदर कमाल की बात क्या है, पास आकर के आप दिखा दो, ये यहाँ पर देखो सस्पेंशन टाइप से दिख रहा है, ऐसे 4 सस्पेंशन है इसके अंदर। पीछे भी आ जाओ, पीछे भी दिखा दो, 2 तो आगे हैं इसी तरीके से और 2 यहाँ पर हैं ये। ठीक है, उसके अलावा कहीं पर भी ये फिट नहीं है, इन सस्पेंशनों के ऊपर है पूरा AC कैबिन, यानी कि ये 4 सस्पेंशन इसके आप खोल लोगे, ये 4 नट इसके खुल जाएंगे। उसके अलावा जो लीवर की पोजीशनिंग है या लीवर के कंट्रोल हैं वो भी उसी तरीके से दिए हैं। इसके अंदर देखो कोई रोड नहीं जा रही, ये इसके अंदर जो लीवर आप देख रहे हो ना, ये हाइड्रोलिक के लीवर हैं, ये यहाँ पर तार दिए हैं इसके अंदर, क्लच वायर टाइप दे रखे हैं इसके अंदर। तो इनका इसीलिए दिए कंपनी ने कि अगर इसको हटाना पड़ रहा है तो इजीली हटा पाओ, अब इसके अंदर कोई सिरदर्दी ना करना पड़े, झमेला ना करना पड़े। तो वो चीज़ें बड़ी सोच समझ के हर चीज़ इसके अंदर डाली है। एक एक चीज़ ऐसी है कि अगर आपको AC कैबिन हटाना है तो पूरा AC कैबिन ऊपर पूरा इस तरीके से उठ जाएगा, ऊपर भी सिस्टम इसके अंदर दे रखा है कि पूरा आसानी से अलग हो जाए, मेंटेनेंस कराना है तो ईजी हो जाए। ठीक है, तो पहली दिक्कत तो ये आती है उसके अंदर। दूसरी दिक्कत ये आती है उसके अंदर, ये कैबिन पूरा डिज़ाइन किया गया है ट्रैक्टर के हिसाब से, ट्रैक्टर को उसके हिसाब से भी डिज़ाइन किया गया है और ट्रैक्टर के हिसाब से AC कैबिन डिज़ाइन किया गया है। वो ट्रैक्टर के हिसाब से AC कैबिन तो डिज़ाइन करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर उनके हिसाब से डिज़ाइन नहीं होता AC कैबिन के हिसाब से, कि AC कैबिन के हिसाब से ट्रैक्टर कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है ये देखो, ये चीज़ अगर देख पा रहे हो आप, तो ये चीज़ इसके कैबिन के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। स्टीयरिंग वगैरह सारा कुछ इसके हिसाब से है, पैडल वगैरह सारे कुछ इसके हिसाब से है। ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग है, बीच में आपको गैप दिख रहा होगा,
ये अगला वाला पार्ट, इंजन वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट है, जिससे कि कल को मेंटेनेंस आए ईजीली आप उसको करा पाओ। ठीक है। दूसरी दिक्कत जो इसके अंदर फिटिंग है इसकी, ये इतना ज़बरदस्त तरीके से फिटिंग किया गया है। यहाँ पर जो कमी है दोस्तों, आपको पता है कि मैं कमी बताता हूँ, अच्छा ही बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मत कहने लग जाना भाई आप तो तारीफ़ कर रहे हो। ये चीज़ अगर मैं तारीफ़ करता होता तो मैं आपको 52-10 की शायद कमियाँ बता ही ना रहा होता। ठीक है, तो इस चीज़ को भी दिमाग से निकाल लेना। तो ये चीज़ है। दूसरा, उनकी जो फिटिंग होती है उनके अंदर क्या है कि धूल जाना कभी बंद नहीं होती। ये शिकायतें किसानों की सुनी है मैंने, मैं खुद नहीं बता रहा, किसान भाई बताते हैं कि कभी धूल जानी बंद नहीं होती। दूसरा, उसकी कंडेंसर कोई ऊपर दी रहती है, ऊपर बड़ा सा फैन, यानी कि इतना ऊंचा तो एसी कैबिन, उसके ऊपर फिर वो तो ऊंचाई बढ़ गई भाई, वो पेड़ों में अड़ेगा। दूसरा, अगर आपको उसको डेली सफाई करनी होती है इसकी, ऊपर चढ़ो उसके कैबिन के तब उसको सफाई करो। इसके अंदर क्या है, 2 फिल्टर हैं, ये 2 नट इधर हैं, 2 नट ऐसे ही उधर हैं, दोनों तरफ फिल्टर हैं। आसानी से यहाँ से खोलो, निकालो, ब्लोअर से हवा मारो, साफ और लगा दो। इतना मेंटेनेंस है इसी कैबिन का भी, कोई फालतू मेंटेनेंस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बात एसी कैबिन की कि इसके अंदर एसी कैबिन में और आफ्टर मार्केट वाले एसी कैबिन में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, और एक और बड़ा फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो जॉन डियर का ही 5405 ही ले लें हम विदाउट एसी कैबिन, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये सेम है, ये इसकी डिज़ाइनिंग सेम है। डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ी कलाकारी है, बारीकी से आप लोग समझना। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एसी कैबिन लगा दिया बात ख़त्म। बहुत सारी चीज़ों का माइनर फ़र्क है, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट कर देना किस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। जैसे बड़ा मैं आपको बताऊँ, इसका बोनेट आप देखो, ये साइज़ देखो, ये साइज़ बहुत बड़ा है भाई। दूसरा, ये जो बल्कि है ना ये चीज़, ये बहुत ज़्यादा बल्कि है उसकी तुलना में, उसका इससे बोनेट अंदर ही अंदर रह जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट है ना वो बहुत सारे लगे हुए हैं, इसीलिए बोनेट भी बड़ा करना पड़ा, प्लस उन सारी चीज़ों को कवर भी करना था। एसी कैबिन के हिसाब से इसके लुक को भी मैच करना था, तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से डिज़ाइन की गई। यानी कि इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो अलग है, ये अलग तरीके से तैयार किया गया। ये नहीं कि 5405 नॉर्मल CRDI के ऊपर ही एसी कैबिन लगा दिया। साइलेंसर तक इवन आप देखोगे तो साइलेंसर तक इसके हिसाब से हैवी ड्यूटी डिज़ाइन किया गया है। बड़े साइज़ का ऊपर मफलर लगाया गया है, जिससे कि अच्छा भी लगे, विजिबिलिटी के ऊपर फ़र्क भी ना डाले। देखो आप इसकी बनावट देखो, यहाँ से डिज़ाइन किया गया ताकि ये जो विजिबिलिटी है ये पूरी रहे आगे से। मैं आपको चला कर भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि आगे की विजिबिलिटी के ऊपर साइलेंसर की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा हैवी क्यों किया गया, क्योंकि आवाज़ भी उस तरीके की आनी चाहिए इसकी कि लगे कि यार आप कुछ ट्रैक्टर चला रहे हो, आपने पैसा खर्चा है। ठीक है, और दूसरा ये अच्छा भी लगे। वो पतला सा पाइप इसके अंदर अगर लगा देते तो वो अच्छा ना लगता, इसीलिए इसको हैवी बल्कि बनाया गया है। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँ ना, ये आप देख रहे हो इसके अंदर जो ये अल्टरनेटर लगा हुआ है दोस्तों, ये भी नॉर्मल नहीं है। मैक्सिमम CRDI में भी जो है वो 60 एम्पियर के आसपास का अल्टरनेटर आता है, 110 एम्पियर का अल्टरनेटर है भाई। आप पास आकर के दिखा दो किसानों को, कुछ किसान भाई कहेंगे आप तो कुछ भी बता रहे हो, इसके ऊपर मेंशन है पूरा। ठीक है, यहाँ पर पूरा मेंशन कर रखा है। तो सारी चीज़ें एसी कैबिन के हिसाब से डिज़ाइन की गई। मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि एसी कैबिन ट्रैक्टर के हिसाब से और ट्रैक्टर एसी कैबिन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके कहीं भी इसके अंदर डाल दिया गया हो। ठीक है, बाकी इंजीनियरिंग आप देखो, यहाँ पर कंपनी ने कितनी शानदार इंजीनियरिंग इसके अंदर लगाई है कि एक एक चीज़ बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे बाकी कंपनियां करती हैं कहीं पर भी कुछ भी उठा करके चिपका दिया, वो चीज़ नहीं है। कहीं भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सारे पाइप वगैरह की सब चीज़ की फिटिंग जो है ना बिल्कुल वेल मेंटेन तरीके से जहाँ होनी चाहिए वहीं है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये महीने का भी इसी का बना हुआ है। 8वें महीने 2025 का मैन्युफैक्चर है दोस्तों ये ट्रैक्टर जो है अपना, तो बिल्कुल ताज़ा ही लोट है ये, मान लो। तो ये सारी चीज़ों का दोस्तों इसके अंदर फ़र्क है। ये इसका लगा हुआ है दिमाग, ECU। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो पूरे इंजन को, पूरे ट्रैक्टर को कंट्रोल करता है। उसकी तरह नहीं होता इनलाइन पंप की कि उसके अंदर रेस बढ़ाई, उसने पंप में तेल फेंक दिया। ऐसा नहीं कि वहाँ से एक्सीलरेट करोगे, ट्रैक्टर की पूरी एक्यूरेसी लेगा, सेंसर जगह जगह लगे हुए हैं, उसी हिसाब से फिर आगे वो पावर डिलीवर करने का दोस्तों काम करता है। और भी बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर, जैसे टिल्ट स्टीयरिंग है, टिल्ट के अलावा टेलीस्कोपिक भी है, ऊपर नीचे भी एडजस्ट हो जाता है। और कैबिन की क्वालिटी या प्रीमियमनेस वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है ही। जितना टाइम मैंने अब तक ये चलाया है, वाकई में लगता है बैठ करके अंदर कि यार कुछ आपने पैसा खर्च कराया तो वो कहीं दिखाई देता है, लगता है कि यार पैसा वसूल है। ऐसा नहीं लगता कि अंदर आवाज़ आ रही है बैठ करके या धूल आ रही है,
वो नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें कहीं आपको दिखाई नहीं देंगी। बाकी टायर साइज़ की बात कर लूँ, इसके अंदर आगे के टायर आप देख लो, MRF के टायर अपने लिए हैं इसके अंदर, जो कि मुझे बेस्ट लगते हैं। 11/2/24 अगला टायर साइज़ है, और जो पीछे का टायर साइज़ है वो है 16/9/30। और जैसे मैं इसकी आपको गियर बॉक्स और इंजन असेंबली में चेंज बता रहा था ना, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा इधर आकर के अगर दिखाओगे ना, तो किसान भाई मेरे समझ पाएंगे कि एक्चुअल में चेंज है इसके अंदर। ये देखो, इसके अंदर जो लीवर है ना, ये देखो जो गियर लीवर हैं वो दोनों के दोनों एक ही तरफ हैं। और जो गियर बॉक्स है ना, गियर बॉक्स इसके अंदर फुली सिंक्रोमैस है, जिसको कंपनी कहती है TSS, यानी कि टॉप शाफ्ट सिंक्रोनाइज़र। तो वो इसके अंदर गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती गियर शिफ्ट करते टाइम। और गियर शिफ्ट करते टाइम जो गियर लीवर की रेंज है ना, वो भी इतनी है जितनी कार के गियर लीवर की होती है ना, बिल्कुल वहीं पर लग जाता है। ऐसा नहीं कि इतना आगे जा रहा है, इतना पीछे जा रहा है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप देखो इसकी असेंबली में, जैसा मैं आपको चेंज बता रहा था, ये चीज़ देखो, इसकी लेंथ नॉर्मल वाले से बहुत ज़्यादा है, और जो लीवर है ना वो दोनों एक ही तरफ से हैं। तो एक एक चीज़ में अंतर है इसकी, एक एक चीज़ इस कैबन के हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि सारी चीज़ें एक्यूरेट रहें। और यहाँ पर देखो जो बैटरी बॉक्स है ना, ये भी साइड में दे रखा है। यहाँ से इस तरीके से ये ओपन भी हो जाता है, ये पिन निकल जाती हैं, और ये साइड में खुल भी जाता है। और यहाँ पर यहीं पर ये चढ़ने के लिए, एक्सेस करने के लिए पैडल दे रखे हैं दोनों तरफ, इस तरीके के ही हैं। जो नॉर्मल ट्रैक्टर हैं उनमें भी कंपनियां यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करती हैं कि एक तरफ चढ़ने के लिए फुट रेस्ट दिए जाते हैं, दूसरी तरफ नहीं देती। इसमें दोनों तरफ है, जो कि हर कंपनी को देने चाहिए कि कोई किसान भाई इधर से भी चढ़ सकता है, उधर से भी चढ़ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं काम इधर कर रहा हूँ, जाऊँ पहले मैं उधर से घूमूँ, उधर से एक्सेस करूँ, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर नहीं हैं। दोनों तरफ आपको जो एक्सेस करने के लिए पैडल हैं वो देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने जान लिया कि मैंने 5210 क्यों बेचा, क्यों सेल किया, और ये ट्रैक्टर क्यों ख़रीदा, क्या लगा इसके अंदर। एसी कैबिन के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाया, लेकिन अब इसके बात कर लेते हैं फ़ीचर्स की, कि एक्चुअल में इसके अंदर फ़ीचर्स क्या क्या हैं, कहाँ पर से इसके अंदर डिफरेंस है, वो भी साथ साथ बताता चलूँगा। साथ साथ इसके आपको फ़ीचर्स भी बताता चलूँगा कि क्या कुछ इसके अंदर फ़ीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ताकि आपके दिमाग में, मैं शुरुआत में बता रहा था कि सारे सवाल जो भी हैं इसको लेकर के वो क्लियर हो जाएँ, और 5210 को लेकर के वो भी आपके क्लियर हो जाएँ। शुरू से फ्रंट से शुरू करते हैं। ड्राई टाइप का एयर क्लीनर आपको मिल जाता है, चोकिंग सेंसर के साथ में है, ये सभी ट्रैक्टर में मिलेगा, उसमें भी सेम आता है, ठीक है। ECU मिल जाता है, जो कि उसके अंदर नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरा इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर डीजल कूलर मिल जाता है इसके अंदर, जो कि 5210 में नहीं आता, V1 में, V2 में कंपनी ने दिया है। उसके अलावा AC का यहाँ पर ये कंडेंसर मिल जाता है दोस्तों। पीछे की तरफ देखोगे तो ये टर्बो के लिए इंटरकूलर मिल जाता है, जो कि 5210 में नहीं आता है। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग वहाँ पर की है, क्योंकि 5310 में देती थी कंपनी, इसके अंदर हटा दिया, इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन के लिए जाली मिल जाती है। बड़े साइज़ का रेडिएटर है इसके अंदर, क्योंकि इंजन बड़ा है, HP ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो कूलिंग सिस्टम भी उसी हिसाब से होना ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे किसान भाई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराते हैं, दिक्कत आती है, फिर ट्रैक्टर हीट कर रहा है, ट्रैक्टर टेम्परेचर उठा रहा है, उसकी लाइफ कम होगी। तो दिक्कत क्यों आती है, वो इसलिए आती है कि अगर कंपनी बना रही है तो कंपनी सारी चीज़ें उस हिसाब से देगी, फ़ैन बेल्ट उस हिसाब से देगी, फ़ैन उस हिसाब से देगी, पुली का साइज़ उस हिसाब से देगी, जो इसकी वाटर बॉडी है, जो पानी की सप्लाई, कूलेंट की सप्लाई पूरे इंजन में करेगी, जिससे कि इंजन कूल अप रहे। एक जो मेंटेन टेम्परेचर है, मान लो 90 डिग्री है, 100 डिग्री पर इंजन इसका ऑपरेट होगा, तो वहीं पर मेंटेन रहे, ऐसा नहीं कि उससे ओवर चला जाए या उससे कम रहे। तो वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से डिज़ाइन करके डाली जाती हैं। तो वो चीज़ों का फ़र्क है। रेडिएटर भी इसके अंदर बड़ा है, ठीक है, इंटरकूलर भी बड़ा है, और यहाँ तक कि इसके अंदर जो इसका ट्रांसमिशन ऑयल है उसके लिए भी कूलर लगाया है। जैसे कि पावर स्टीयरिंग की या हाइड्रोलिक की पीछे सील वगैरह ना कटें, उसके लिए ये कूलर लगाया है। वो भी ट्रांसमिशन ऑयल को भी यहाँ पर ठंडा किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो 5210 में नहीं मिलते। अब बात करते हैं इंजन की। इंजन के ऊपर आप आ जाओ। यहाँ पर आपको कोई सिलेंडर इसके अंदर दिखाई नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों लगा हुआ है HPCR पंप, हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये इसका पंप है, डेंसो का दोस्तों पंप है, जो कि मार्केट में जितनी भी A to Z XYZ कंपनियां हैं, किसी में ये पंप नहीं आता। यहाँ पर तो मैं जॉन डियर को सराहना करना चाहूँगा कि कंपनी ने पंप के मामले में कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की, और पंप की जो वारंटी है वो भी पूरे 5 साल की है। जो सेंसर है उनकी वारंटी 1 साल की है। बाकी जितनी भी कंपनियाँ हैं जो CRDI दे रही हैं, वो
यहाँ पर सेंसर की 2 साल की है, सॉरी मैं भूल गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो कंपनियाँ दे रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो 1 साल की देती हैं पूरे पंप की, पूरे सेंसर वगैरह की। क्यों देती हैं? क्योंकि उन्हें खुद ही भरोसा नहीं है कि यार जो चीज़ डाली है वो एक्चुअल में इतने लंबे टाइम चल जाएगी या नहीं। अब इनको भरोसा है भाई, इसलिए 5 साल की दे दी। तो ये डिफरेंस है। इंजन 2940 सीसी का इसके अंदर लगाया गया है। 2100 रेटेड आरपीएम पर मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके दे देता है। इंजन के अंदर भी बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ तक ये चीज़ आपको सेम दिखाई देगी, पिस्टन तक। खेल शुरू होता है पिस्टन के ऊपर। पिस्टन से यहाँ से जहाँ तक पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर जो हेड वाला सिस्टम है ये पूरा चेंज है इसका भाई, पूरा चेंज है। इसके अंदर वाल्व भी मेरे हिसाब से 4 वाल्व एक पिस्टन के ऊपर कंपनी ने दिए हैं। ऊपर इंजेक्टर लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर हैं इसके अंदर, और उनको भी पूरा अच्छी तरीके से कवर किया गया है। यहाँ पर आप दिखाओ ना, इसकी फिटिंग बहुत नीट एंड क्लीन की गई है ताकि कोई भी दिक्कत इसके अंदर ना आए। ठीक है, जो पावर है मैंने आपको बता दिया, लगभग 63 HP की जनरेट करके देता है 2100 रेटेड आरपीएम पर। और एक और चीज़ है, बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर भी सवाल करते हैं, दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या जैसे 2100 रेटेड आरपीएम है इसके, तो क्या हमें 2100 रेटेड आरपीएम पर ही चलाना है? तो भाई 2100 रेटेड आरपीएम पर चलाने नहीं होता, 2100 रेटेड आरपीएम पर मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, रेटेड आरपीएम से लगभग 70 से 75% या 80% आरपीएम तक आप ट्रैक्टर को चलाओगे। फ्यूल इकोनॉमी अच्छी रहेगी, यानी कि फ्यूल कंजप्शन अच्छा करेगा ट्रैक्टर, ओवर नहीं करेगा, पावर भी अच्छी लगाएगा, और जो बैकअप टॉर्क है वो भी आपको ट्रैक्टर अच्छा जनरेट करके देता है। तो ये फ़र्क आता है। इसके दोस्तों बैकअप टॉर्क की बात करूं तो लगभग 46% का बैकअप टॉर्क जनरेट करके देता है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लूँ क्रैंकशाफ्ट के ऊपर तो लगभग 265 न्यूटन मीटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो ये ट्रैक्टर जनरेट करके देता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चेंज बड़ा है, वो है इसके अंदर ये EGR। ये इसका EGR है, यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। जॉन डियर 5210 के अंदर या अभी जो 50 HP के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो इंटरनेशनल हैं वो क्या कर रही हैं, वो इंटरनल EGR दे रही हैं। यानी कि कैम के अंदर सिस्टम है, वाल्व पहले खुल जाते हैं, जो इनटेक है वो पहले शुरू हो जाता है, एग्जॉस्ट निकल रहा होता है, इनटेक शुरू हो जाता है, तो आधा धुआं वो वहीं चला जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर धुआं भी दिखाता है, डीजल कंजप्शन भी ज़्यादा करता है। वो दिक्कतें आती हैं उनके अंदर, लेकिन इसके अंदर कंपनी ने बड़ा दिमाग लगा करके EGR डाला है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये EGR की पोजिशनिंग है, ये एक्सटर्नल EGR बोला जाता है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर है, इंजन के अंदर नहीं है। यहाँ पर ये धुआं निकल रहा है इसका। ठीक है, ये एग्जॉस्ट गया, एग्जॉस्ट के कुछ यहाँ पर इन्होंने ये ले लिया, यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखो आप, ये कूलेंट की सप्लाई है दोस्त, ये कूलेंट की सप्लाई, यहाँ पर कूलेंट की सप्लाई है। इसके अंदर ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है जैसे कि रेडिएटर होता है ना, उसके अंदर पानी या कूलेंट सर्कुलेट करता है, ऐसे ही इसके अंदर है। इसके अंदर धुआं जाएगा, चारों तरफ जालियां हैं जिससे कि ये ठंडा हो करके यहाँ से जाएगा। यहाँ पर सेंसर हैं जो इसको मेज़र करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये गर्म है, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया, और यहाँ पर ठंडा है। अगर यहाँ पर भी ये गर्म होता तो इसका पूरे का कलर चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर ही कलर चेंज है क्योंकि यहाँ पर कूलेंट आ रहा है। यहाँ से कूलेंट इसको ठंडा करके तब उधर की तरफ भेजेगा। ठीक है, अब आप उधर की तरफ चलो और दिखाओ किसान भाइयों को कि इसके अंदर क्या स्मार्टनेस कंपनी ने की है। ये ठीक है, ये आ गया इसका EGR का, ये इसका इनटेक है। आपने देखा था जो नॉर्मल ट्रैक्टर है 5210 स्थापना, उसके अंदर 3 इस तरीके की कूनी दी रहती है जहाँ से वो फ्लो जाता है। मैं बता रहा था ना, इसका जो ऊपर का हेड है वो चेंज है, पूरा चेंज है। यहाँ पर ये सिंगल है, वो अंदर ही दे दिया उन्होंने, तीनों जो इसका इनटेक है वहाँ से जाए। ये आ गया अपना EGR वाला। यहाँ पर लगी हुई है ये मोटर जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होगी, सेंसर है इसके ऊपर भी, सारा कुछ है। ये टर्बो का फ्लो आ गया यहाँ पर ये फ्लो उतना ही देगी जितना उसको देना है, जितना कंपनी ने सेट कर रखा है। ऐसा नहीं कि उधर से पूरा फ्लो आ रहा है, वो भी इधर जा ही जा रहा है धुआं, जिससे कि ट्रैक्टर धुआं भी दिखा रहा है, पावर भी कम लगा रहा है। तो ये बैलेंस रहे, ये यहाँ पर पूरी मोटर लगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए। जितना रिसर्कुलेट करके इसको देना है इनटेक में उतना ही देगा, ये ऐसा नहीं कि ओवर दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखो आप, इसकी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है। और जैसे आपने देखा था कि बैक कंप्रेसर निकालते हैं ट्रैक्टर, जो इनलाइन है वो बैक कंप्रेसर देते हैं। इसके अंदर कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पर ये सिस्टम लगा दिया, जो इसके अंदर बैक कंप्रेसर आया, उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल भी आता है, उसको फिल्टर करके इंजन के अंदर डाल दिया। और जो बाहर केवल भाप है, ठीक है, या हवा है उसके अंदर, वो केवल इस पाइप से बाहर आ जाएगी। यहाँ पर देखो कोई चिकनाई नहीं है। ठीक है, ये काला नहीं हो रहा। नहीं तो अगर आप नॉर्मल इनलाइन ट्रैक्टर का देखोगे तो उसका यहाँ पर दिया रहता है, यहाँ कर दिया कंपनी ने, पहले यहीं लटका रहता था, वो पूरा काला रहता है, उसके अंदर हल्का हल्का तेल आता है कंप्रेसर की सहायता से। ठीक है, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है।
कंपनी ने, मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज़ बड़ी स्मार्टनेस तरीके से डिज़ाइन करके इसके अंदर डाली है। ये इसका टर्बो चार्जर लगा हुआ है, इसका इंजन जो है वो टर्बो चार्ज है पूरा, ये इसका, और टर्बो चार्जर भी वेस्ट गेट वाला है। इसके अंदर ये वाल्व लगा हुआ है जो कंट्रोल करता है कि उसके अंदर जो एयर का फ्लो है वो उतना ही जाए जितना ज़रूरत है, ओवरफ्लो ना जाए। तो ये भी इस तरीके से डिज़ाइन किया है कंपनी ने। यहाँ पर डुअल गैस स्टड आप देख पा रहे हो। बाकी ट्रैक्टर गैस स्टड पीछे से रहती हैं, सिंगल रहती है, शायद 5210 में भी सिंगल ही थी अपने में, तो वो पीछे से इसके अंदर आगे से दी हैं क्योंकि बोनेट भी बड़ा है, हैवी है, तो उसको उस तरीके से डिज़ाइन करके इसके अंदर कंपनी ने डाला है। ये तो होगी दोस्तों पूरी इसकी इंजन की थ्योरी, ठीक है। अब पीछे चलेंगे कैबिन की तरफ। यहाँ पर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। और एक और चीज़ बताऊँ जो मैंने ऑब्जर्व की थोड़ा सा, जैसे ही 63 HP का ट्रैक्टर है वो 5250 HP का, तो एक्सल में भी माइनर सा फ़र्क है, दिखाई नहीं देगा, माइनर सा फ़र्क है। ये हैवी ड्यूटी है उसकी तुलना में, जो मुझे दिखाई दिया। ये चीज़ भी इसकी हल्की सी बड़ी है, ये बाहर की तरफ भी ज़्यादा है उससे, तो ये फ़र्क भी कहीं ना कहीं इसके अंदर है उसकी तुलना में अगर हम करें। दोस्तों जॉन डियर के अंदर अपना खुद का GPS सिस्टम है जिसको JD Link कंपनी ने नाम दिया है। अगर आप BS4 में, CRDI में, इसके किसी भी ट्रैक्टर में लोगे विदाउट AC कैबिन में, तो यहाँ पर उन्होंने फिट किया है वो JD Link। ये उसका टेलीमेटिक का यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये टेलीमेटिक यूनिट, उसी के लिए कपलर दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो JD Link है वो यहाँ पर इसके कैबिन के अंदर की तरफ फिटिंग किया गया है, यानी कि सिक्योर रहे, पूरा पैक रहे। उसका फ़ायदा क्या है वो आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं। फ़ायदा ये है दोस्तों उसका कि उसके अंदर आपको फ़ोन के अंदर ही सारे अलर्ट दिखा देगा। ट्रैक्टर में कितना डीजल है, कहाँ चल रहा है, कितना कंजप्शन चल रहा है, किस गियर में चल रहा है, ट्रैक्टर की स्पीड क्या आ रही है, सारा कुछ उसमें दिखा देगा। मैप में यहाँ तक कि आप लोकेशन भी देख सकते हो, यानी कि अगर आपको घर से, मान लो आपका ट्रैक्टर दूर चल रहा है, तो आपको फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं, भाई किसके खेत में हो। आप डायरेक्ट गूगल मैप में देखो, मैप लगाओ, घर से आपको खाना लेकर के जाना है, पानी लेकर के जाना है, डीजल लेकर के जाना है, और वहीं पर लोकेशन लगाकर आप पहुँच जाओ। उससे आपको छेड़ना नहीं है, जो बंदा ट्रैक्टर चला रहा है उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सहूलियत है। दूसरा इसकी सहूलियत क्या है, जियो फेंसिंग सेट कर सकते हो, यानी कि मान लो मैंने मान लो कि अपने गांव का एरिया सेट कर दिया, तो ट्रैक्टर जैसे उस रेंज से बाहर निकलेगा ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। तो चोरी होने की समस्या भी जो रहती है ट्रैक्टर में वो भी इसके साथ में नहीं आती। और ये सारा ट्रैक्टर के ECU से कनेक्ट रहता है। कोई सोचे कि मैं इसको बाईपास कर दूंगा, तो बाईपास आप इसको कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। ट्रैक्टर भी पूरा ये CRDI है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बेस्ड है, ECU लगा हुआ है। तो इसके साथ में वो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, चोरी वाला सिस्टम या डीजल चोरी कोई कर ले, वो चीज़ें सारी इम्पॉसिबल है, इसके साथ में हो नहीं पाती। दूसरा एरिया भी मैं कैलकुलेट करके आगे देखूंगा। एरिया भी एक बताता है कि कितना एरिया आपने जुताई इसके साथ में कर दिया, कितना टाइम लगाया, और डाटा को स्टोर भी करता है। 2 साल तक का पिछले आप डाटा इसके अंदर देख सकते हो कि इसने कितना काम किया, कितना डीजल कंजप्शन करा, किस इम्प्लीमेंट के ऊपर चला, सारा कुछ आपको दिखा देता है। और इसके अंदर पहले शुरुआत में जो कंपनी ने दिया था तो वहाँ पर चुनौतियाँ क्या आई थी, उसके अंदर सिम लगता था अलग से, जिसके नेटवर्क कहीं पर नहीं आते थे, कहीं पर आते थे। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर खुद का eSIM है, जिसके अंदर कोई रिचार्ज नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, डायरेक्ट कंपनी से लिंक हो जाता है ये, और डायरेक्ट सैटेलाइट से इसका कनेक्शन है। इसका कनेक्शन कोई टावर वगैरह से नहीं है, डायरेक्ट सैटेलाइट से, कहीं पर भी चला लो, रेंज की कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर की रेंज खत्म होगी, फ़ोन में दिखाई नहीं रहा। तो एक्यूरेसी अगर मैं बात कर लूँ GPS की, तो उसमें भी कंपनी ने काम किया है, एक्यूरेट आपको वो चीज़ भी मिलती है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया था, जैसे आप ये विदाउट AC कैबिन लोगे 5405, तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है उसके अंदर। ये चीज़ भी उसके अंदर छोटी है, जो इसके अंदर कंप्रेसर को भी फिल्टर करने का काम कर रही है, ये चीज़ भी उसके अंदर, उसका साइज़ छोटा है। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। अगर AC कैबिन की तरफ हम जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है, ऐसा नहीं कि केवल एक चीज़ का फ़र्क है। बाकी ऊपर से पूरा जो कैब है इसका वो नीट एंड क्लीन है, कुछ भी नहीं है ऊपर इसके लगा हुआ। ये चीज़ देख लो, ये इसके इंडिकेटर यहाँ पर दिए हैं, छोटे साइज़ के हैं। स्मार्टनेस देखो, कोई वायर नहीं है, वायर भी इसके अंदर ही अंदर जाती है, यहाँ पर आपको हल्की सी दिखाई देगी, जिससे कि कोई दिक्कत कल को ना आए। अब कैबिन के अंदर लेकर के चलता हूँ। ये अपन ने मैट अलग से डाला है इसके अंदर, इस तरीके का मैट आपको मिल जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैट हमने अलग से डाल दिया जो कि धूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल मैट के अंदर जब धूल मिट्टी रहती है तो वो पूरे कैबिन में उड़ती है, और वो इस जो कैबिन का ऊपर वाला पार्ट है इसको गंदा करती है या सारे में चिपक जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या है ना, वो मैट ये सोख लेगा धूल को, ठीक है। तो मैं अंदर की तरफ चलता हूँ, चप्पल को निकाल देते हैं दोस्तों बाहर ही, और कैबिन आपको दिखाता हूँ कि कैसा है इसका। ये चीज़ देखो आप लोग, सबसे बड़ी तो ये है फील। ये देखो, मैं सीट के बारे में आपको बता रहा था, जो सीट कंपनी ने लगाई है ना इसके अंदर, पैसा लिया है तो वो चीज़ें भी इसके अंदर डाली हैं।
ये इसके अंदर लीवर आप देख लो, ये क्लच का पीटीओ का क्लच यहाँ पर है, ये इसका मेन क्लच है। पैडल देखो कितना स्मूथ है इसके अंदर। ये इसके ब्रेक पैडल आ जाते हैं, इधर सस्पेंडेड टाइप है, बिल्कुल स्मूथ पैडल हैं। ये एक्सीलेटर देखो, ये पैर वाला एक्सीलेटर है, इतना स्मूथ है, आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ देखो, ये इसका हैंड एक्सीलेटर है, इतना स्मूथ और एक्यूरेट है। यहाँ से जितना आप बढ़ाओगे ना डैशबोर्ड में उतना उतना शो करता जाएगा। ये पूरा एक्यूरेसी के साथ में दिखाता है। ये इसका स्टीयरिंग मिल जाता है आपको, जैसा मैं बता रहा था, ऊपर नीचे भी एडजस्ट हो जाता है, ये आगे पीछे और ऊपर नीचे भी हो जाता है। यानी कि टिल्ट भी है, आगे पीछे भी होगा और ऊपर नीचे भी होगा, टेलीस्कोपिक भी है, दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ये फीचर भी भाई टॉप मॉडल कार में भी देखने को नहीं मिलते, कुछ कारों में जो हाई एंड कार है उनमें देखने को मिलता है। ये स्टीयरिंग भी ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर पाओ, तो ये इतनी हाई लेवल की चीज़ें इसके अंदर डाली गई। ये इंडिकेटर वगैरह के कंट्रोल आ जाते हैं, ये हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ये जो स्विच है ना, ये बड़े कमाल का है। यहाँ पर जैसे मैं की ऑन करूँगा आपको दिखाऊंगा मैं, ये चीज़ देखो, यहाँ से क्या है ना, ये इसके अंदर आप आवर देख सकते हो इसकी सहायता से, ट्रैक्टर कितने घंटे चल गया। उसके अलावा इसके अंदर आप जैसे क्या किलोमीटर देख सकते हो, कितने किलोमीटर की स्पीड से ट्रैक्टर चल रहा है, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर ये दिखाता है। ये देखो सर्विस भी दिखाता है, अभी 88 घंटे बाकी हैं सर्विस के लिए भी, तो वो भी दिखा रहा है। ये पहली सर्विस 100 घंटे पे है, बाकी इसकी 500 घंटे पे सर्विस कंपनी ने कर दी। ये भी बड़ी कमाल की चीज़ कंपनी ने की है। और यहीं पर ये एरर कोड भी दिखा देता है। यहाँ पर जैसे मैं इसको प्रेस करके रखूँगा ना, ये देखना आप लोग, ये मैंने प्रेस कर रखा है, 30 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर ये कोड दिखा देगा। ये देखो, ये नॉन आ गया, यानी कि कोई इसके अंदर एरर नहीं है, तो ये कोड भी यहीं पर दिखा देता है। यानी कि अगर छोटा मोटा फॉल्ट भी है यहाँ पर ये कोड दिखा देगा। आप बात कर लो एजेंसी वालों से, हाल तो बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जेडी लिंक है, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके ट्रैक्टर में ये फॉल्ट है। मान लो डीजल में पानी है, बाकी अगर अदर नॉर्मल ट्रैक्टर लोगे तो उसमें पता नहीं चलता कि यार पानी है, क्या दिक्कत आ रही है, ट्रैक्टर मिसिंग मारता है, इंजन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, अगर डीजल में पानी है ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। यहाँ पर कोड दिखा देगा, आपको पता चल जाएगा डीजल में पानी है, डीजल साफ करो, डीजल दूसरा डालो, टेंशन फ्री ट्रैक्टर चलने लगेगा। तो बड़ी सारी चीज़ों का फ़र्क है इसके अंदर। और सबसे कमाल की बात क्या है, जो CRDI आजकल किसान भाई लेकर के परेशान है कि यार CRDI के अंदर मोड दे रखे हैं, एक्चुअल में मोड काम करते हैं या नहीं, वो भी आपको बता देता हूँ। जो बाकी कंपनियां हैं उनका तो मुझे पता नहीं कि भाई कितने % काम करते हैं, क्योंकि वो तो किसान भाई उनको खुलवा करके इनलाइन पंप उनके अंदर लगवा रहे हैं, तो क्वालिटी यहाँ से अंदाज़ा लग जाता है। इसके अंदर केवल 2 मोड हैं, स्टैंडर्ड मोड और इको मोड। अब मुझे इसका ये तो नहीं पता कि ये पावर कम करता है, HP कम करता है या नहीं, लेकिन ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। मैंने थोड़ा सा इसको चला करके देखा था, ट्रैक्टर RPM तोड़ रहा था, 300-400 RPM ड्रॉप कर रहा था ट्रैक्टर। जैसे ही मैंने इसको स्टैंडर्ड मोड में डाला तो ट्रैक्टर वहीं आ गया, लगभग 100 RPM ड्रॉपेज पे। तो इसके अंदर आपको फ़र्क केवल वहीं दिखाई देगा जहाँ ट्रैक्टर पावर लूज़ कर रहा हो, बाकी नॉर्मल आपको कहीं फ़र्क दिखाई नहीं देगा। होलैंड की तरह नहीं करेगा कि जैसे आपने मोड स्विच किया, RPM बढ़ा दिए ट्रैक्टर ने, कुछ नहीं बढ़ाता, कोई RPM नहीं बढ़ाता, ये कहीं पता नहीं चलता। बस फ़र्क पता चलता है जब आप इसको काम ले रहे हो खेत में इसका, जब ट्रैक्टर RPM तोड़ रहा है वहाँ पर जैसे आप स्टैंडर्ड मोड में डालोगे तो ट्रैक्टर उतने ही RPM ले लेगा, RPM ड्रॉप नहीं करेगा। यानी कि पावर का फ़र्क है, पावर को इंक्रीज डिक्रीज ये करता है, एक्चुअल में करता है, मैंने देखा है। बाकी आगे टेस्ट जैसे जैसे करते जाएंगे वो भी आपको बताते जाएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बाहर से बता ही दिया था, ये गेयर लीवर है, गेयर लीवर देखो आप, इतने स्मूथ हैं, इतने दायरे में लग जाता है, जबकि 5210 का यहाँ तक पूरा जाता था। यानी कि इसका गेयर का गैप बहुत कम है, क्योंकि सिंक्रोमैस और स्मूथ है, गियर बॉक्स से कोई फालतू की आवाज़ कुछ नहीं आती, इजीली शिफ्ट हो जाता है। ये इसके हाइड्रोलिक के कंट्रोल आ जाते हैं, ये इसका ड्राफ्ट का लीवर है, ये इसका पोजीशन का लीवर है, ठीक है। इनके साथ में ये डिस्ट्रीब्यूटर के लीवर हैं, पीछे 4 इसके अंदर कपलर हैं तो उनके लिए लीवर दे रखे हैं। इनको लॉक कर सकते हो आप, नॉर्मल यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर लॉक नहीं करोगे, नॉर्मल कोई बंदा बैठा है, अनजान बंदा बैठा है, उसने हाइड्रोलिक इनको समझ लिया, इनको प्रेस कर दिया तो पीछे से जो ट्रांसमिशन का ऑयल है वो बाहर निकाल देगा, तो उसकी भी सेफ्टी कंपनी ने दी है। इसको लॉक आप यहाँ पर कर सकते हो। ये इस तरीके से इसके कांच भी हल्के से खुल जाते हैं, बाहर की हवा आपको लेनी है या किसी से बात करनी है तो इनको आसानी से आप खोल भी सकते हो। और इसका जो कैबिन है ना वो 6 पिलर कैबिन है, 2 पिलर ये हैं, 2 पिलर ये हैं और 2 पिलर पीछे हैं। यानी कि फीचर्स के साथ और कंफर्ट के साथ इसके अंदर सेफ्टी का भी खास ख्याल कंपनी ने रखा है कि अगर आपके साथ में कोई दुर्घटना बाई चांस खुदा ना खास्ता हो जाती है, ट्रैक्टर पलट जाता है, आगे सो जाता है, तो आपको सेफ भी रखेगा। ये सीट के अंदर सीट बेल्ट मिल जाती है। सीट की तो जितनी तारीफ़ कर लूँ उतनी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। ये आर्म रेस्ट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ है,
ये पीछे की तरफ आपको इसका पीटीओ का लीवर मिल जाएगा 540 प्लस इकोनॉमी पीटीओ यहाँ से कर सकते हो। ये इसके अंदर 2 व्हील 4 व्हील में ले जाने के लिए ट्रैक्टर को लीवर यहाँ पर मिल जाता है। ये इस तरीके के लीवर नहीं थे उसके अंदर, तो वैसे लीवर थे, लगाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन एक कमी ये है कि जैसे 4 व्हील को इंगेज डिसंगेज करते हो तो ये कंपनियाँ बहुत सारी कर रही हैं कि यहाँ पर इंडिकेशन नहीं देती। इंडिकेशन अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, पता चल जाए। अगर कोई अनजान बंदा इसको चला रहा है जिसने कभी चलाया नहीं, उसको पता चल जाएगा कि 4 व्हील में है या नहीं है, क्योंकि 4 व्हील की केवल ज़रूरत खेत में पड़ती है, रोड के हिसाब से 4 व्हील नहीं है, कंपनी ये खुद कहती है। तो इसको अगर आपको पता है तो आप इसको डिसंगेज कर सकते हो। नीचे की तरफ डिसंगेज होगा, ऊपर की तरफ कर दोगे तो इंगेज हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी कमी है। बाकी सारे कंट्रोल यहाँ पर हैं। इसके अंदर EQRL नहीं मिलेगा आपको, AC कैबिन के अंदर EQRL नहीं आता। अब मुझे नहीं पता कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है क्या किया, क्योंकि इसके अंदर लीवर यहाँ पर है, वैसे इजीली उठ जाता है लीवर, यहाँ पर कंट्रोल इजीली हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो EQRL की कमी इसके अंदर लगती नहीं वैसे। लेकिन जैसे प्रीमियम ट्रैक्टर है तो मेरे हिसाब से कंपनी को EQRL के अंदर देना चाहिए था, क्योंकि ये जगह EQRL के लिए यहाँ पर दे रखी है। बाकी कोई भी स्विच वगैरह आपको लगाना है तो यहाँ पर आसानी से लगा सकते हो। ये इसके अंदर जैसे PTO के स्विच वगैरह यहाँ पर लगाने, सारे स्विच की कंट्रोल यहाँ पर है। ये 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दे रखा है, डायरेक्टली चार्जर लगाओ, अपने फ़ोन को यहाँ पर रख लो। स्पेस की बाकी कोई कमी नहीं है। स्पेस की कमी है कि ये है कि कंपनी ने सबसे बड़ी कमी क्या की है यार, AC कैबिन ट्रैक्टर, 1-2 बंदा साथ तो कम से कम चला जाए, एक सीट यहाँ पर दे देते तो बड़ा अच्छा हो जाता, आराम से बंदा एक साथ में बैठ जाता, थोड़ा बहुत ट्रैवल तो कर ही लेता है। खेत में तो वैसे अकेला बंदा ही चलाता है, लेकिन 1-2 बंदा बैठने के लिए सीट यहाँ पर ज़रूर अलग से देनी चाहिए थी। जो कंपनी ने, अब मैं कह दूँ कॉस्ट कटिंग की है क्या किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन किया है इसके अंदर कोई सीट वगैरह पैसेंजर के लिए नहीं दी। बाकी ड्राइवर का पूरा ख्याल रखा है, यहाँ पर कमी नहीं की। ये पीछे वाला पूरा मिरर भी आप देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर एक तो ये मिरर दे रखा है, यहाँ से पूरे तो लिफ्ट दिख जाती है, लिफ्ट तक पूरा टापा यहाँ पर दिख जाता है। 5210 के अंदर मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, ये किसी कंपनी की तारीफ़ या बुराई नहीं कर रहा मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव की हैं खुद चला करके। उसके ऊपर सीट पर बैठकर, सीट तो पहले तो नीचे थी उसकी, पीछे टंकी यहाँ तक आ जाती थी, तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, केवल इम्प्लीमेंट भी दिखाई देता था, वो भी पीछे उठ करके इस तरीके से देखना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर कोई कमी नहीं है, स्पेस की प्रॉपर दिख जाता है, क्योंकि टैंक पीछे है नहीं, तो सारी चीज़ें एक्सेस ईजी हो जाती हैं। ये यहाँ पर एक मिरर है और ये पीछे विंडो है, इसको इस तरीके से खोल सकते हैं हम लोग। पूरे यहाँ पर बातचीत करनी है, इम्प्लीमेंट लगाना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। पूरा कैबिन जो है वो एयर टाइट है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली है। बाकी इसके जो कंट्रोल हैं AC के वो यहाँ पर मिल जाते हैं। ये इसके फ़ैन के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त थ्रो है इसकी AC का कि आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि कार से भी ज़्यादा अच्छी कूलिंग करता है। इसके चारों तरफ कांच है। कमाल की बात क्या है, अगर धूप में आप लेकर के खड़े हो जाओगे तो इसके अंदर पकोड़ा आपका बन जाएगा। इसके अंदर कैबिन कूलिंग इतनी अच्छी है कि आपको महसूस नहीं होगा कि आप कड़ी दोपहरी में भी ट्रैक्टर चला रहे हो। इस तरीके की कूलिंग है इसके अंदर। ये AC के लिए ऑन ऑफ करने के लिए है। ठीक है, बाकी ये AC की कूलिंग कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। ये इसकी हीट भी आप इस कैबिन को कर सकते हो, हीटिंग भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। ये इसके ब्लोअर के कंट्रोल मिल जाते हैं, ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये इसका सनवाइज़र भी मिल जाता है, जैसे कार में देखने को मिलता है। धूप पड़ रही है आपके मुंह पे, चेहरे के ऊपर सामने से, तो उसको आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। यहाँ पर इसके अंदर फ्रंट में वाइपर देखने को मिल जाता है, क्योंकि बरसात हो रही है, रोड पर चला रहे हो, खेत में चला रहे हो, तो ये तो है नहीं बाहर निकल के हाथ से साफ़ करोगे कांच को, तो उसके लिए वाइपर देखने को मिल जाता है। वाइपर के जो कंट्रोल हैं वो ये मिल जाता है, यहाँ से आप अपने वाइपर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये पानी का है, नीचे की तरफ करोगे तो यहाँ पर पानी मारेगा। ये ऊपर लगाया हुआ है, यहाँ से पानी इसका आने लग जाएगा। ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा पार्ट, ये इसका पानी का रहता है दोस्तों। तो इस तरीके का जो कैबिन है इसका वो मिल जाता है। बाकी इसके अंदर इनबिल्ड जो है म्यूज़िक मिल जाता है, स्पीकर मिल जाते हैं, और इसके अंदर इनबिल्ड आपको ये नहीं मिलेगा, यानी कि स्टीरियो जो है ये आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने सोनी का इसके अंदर लगवाया हुआ है। कंपनी छोटी छोटी जगह कॉस्ट कटिंग कर लेती है। ये स्टीरियो भी कंपनी लगा करके दे देती है, तो 5-6 हज़ार का ये टॉप है। ये सोनी का है लगभग 6 हज़ार के आसपास का मुझे पड़ा, तो ये कंपनी ही दे देती है, तो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। बाकी इसके अलावा मैं आपको और भी बताऊंगा, और भी कमियाँ इसके अंदर छोटी मोटी जहाँ पर भी मुझे लग रही है। इस तरीके का बाकी ये कैबिन है पूरा, सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं। ये कैबिन ऊंचा है, प्लेटफॉर्म ऊंचा है, तो ट्रैक्टर पूरा एक्सेस होता है। यहाँ पर बैठकर ऐसा नहीं लगता कि अंदर घुसे हुए ट्रैक्टर दिख नहीं रहा, चलाने में कोई दिक्कत है। बाकी मैं चलाकर भी आपको दिखा रहा था, इसको दिख रहा होगा आपको वीडियो में कि किस तरीके से सारी चीज़ें आगे की दिखाई देती हैं।
दोस्तों पिछले हिस्से की भी बात कर लेते हैं। पीछे आप सबसे पहले देखो, ये बैकलाइट कंपनी ने दे रखी हैं। यहाँ पर भी कोस्ट कटिंग कंपनी ने की है। ये बैकलाइट आपको दिख रही है यहाँ पर दे रखी हैं। एक तो पीछे वाइपर कंपनी ने कोस्ट कटिंग कर दी, वाइपर नहीं लगाया। चलो वाइपर तो चल जाता है, पीछे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लाइट आगे भी कंपनी ने सारी प्रोविज़न दे रखी है। ये लाइट लगने के लिए भी अंदर कपलर भी हैं, लेकिन लाइट कंपनी ने लगाकर नहीं दी। तो छोटी छोटी जगह कंपनी कोस्ट कटिंग से भी बाज नहीं आती, कर लेती है। ये पीछे आप देखो, ये इसका वाइपर का पानी वगैरह डालने के लिए वॉशर का पानी यहाँ से आप डाल सकते हो। लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इसके अंदर मिलेगी वो 2500 kg की मिल जाएगी। और छोटी छोटी चीज़ों में फ़र्क आपको दिखाई देगा। जैसे इसके अंदर आप देखो, लिंकेज भी मैं अगर अपने 5210 से कंपेयर करूँ तो हैवी हैं। यानी कि लिफ्ट कैपेसिटी ऐसा नहीं कि लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, यहाँ पर बाहर जैक लगा दिया, वो चीज़ नहीं है। एक्चुअल में सारी चीज़ों को हैवी किया गया है। इसके अंदर जो इसका ये लिफ्ट का टापा है ना, पूरा इसको हैवी किया गया। जो सिलेंडर इसके अंदर चल रहा है, लिफ्ट को उठा रहा है, उसको हैवी किया गया। ये आर्म जो हैं इनको हैवी किया गया है। तो सारी चीज़ों का फ़र्क है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि वही चीज़ें हैं। यहाँ तक कि ये जो इसके अंदर स्वे बार है ना, जिससे कि लिंकेज को आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये भी हैवी है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर एक और चीज़ कमाल की ये है कि जो विदाउट AC कैबिन 5405 है, उसके अंदर ये चप्पल इससे थोड़े से हल्के आते हैं। इसके अंदर जैसे AC कैबिन है ना, तो ये चप्पल जो हैं ये भी इसके, ये भी हैवी हैं, इसकी बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी हैं। और ये सेपरेट हैं। मैंने आपको बताया था कैबिन बिल्कुल अलग है और ये सेपरेट है। इनके लिए अलग से प्लेट ये यहाँ पर लगी हुई है। तो ये चीज़ देखो, हर एक चीज़ का फ़र्क है। पीछे छोटे छोटे रिफ्लेक्टर यहाँ लगा दिए। ये AC का, जैसे घर में आपने देखा है कि पाइप होता है, उससे पानी आता है बाहर, तो उसके लिए यहाँ पर ये पाइप है दोनों तरफ। एक तरफ ये है और इस तरफ ये यहाँ पर मिल जाता है। ये पीछे सॉकेट है। ट्रॉली वगैरह में किसी इम्प्लीमेंट के ऊपर लाइट वगैरह फिटिंग करनी है वो कर सकते हैं। ये इसके अंदर पीछे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मिल जाते हैं 4 वाल्व इसके अंदर, आसानी से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लीवर मैंने आपको आगे दिखाया था। यहाँ से ट्रांसमिशन का ऑयल चेक कर सकते हैं, लेवल कितना है, ऑयल डालना है तो वो भी यहीं से डल जाता है। तो पीछे से सारी चीज़ें इसके अंदर ईजिली एक्सेसिबल हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह, इंडिकेटर भी कमाल के दिए गए हैं। जैसा ट्रैक्टर AC कैबिन है तो उसके लुक को मैच करने के लिए इस तरीके के जो इंडिकेटर हैं वो दिए गए हैं। बड़ा रिफ्लेक्टर पीछे यहाँ पर दिया गया है। तो सारी चीज़ें कुछ इस तरीके की हैं। बाकी इसके अंदर डुअल PTO मिल जाती है। PTO HP की बात करूँगा तो 53 HP मिल जाती है PTO इसके अंदर, क्योंकि कैबिन है तो वहाँ पर 2 HP का डिक्रीजमेंट होता है जब आप AC ऑपरेट करते हो। अगर आप इसका AC नहीं चलाओगे तो मैं मानता हूँ कि वो 2 HP भी इंक्रीज़ हो जाएगा इसके अंदर, कि वहाँ पर जैसे नॉर्मल वाले में 55 या 56 HP के आसपास की PTO पावर है, तो वही सेम इसके अंदर निकल करके आ जाएगी। लेकिन कंपनी ने जब कैबिन लगाया है तो कैबिन के साथ में वो टेस्टिंग की गई है, तो वो इसके ऊपर मेंशन भी है 53 HP की PTO पावर। बाकी इसके अंदर कंपनी एक और कोस्ट कटिंग करती है, वेट वगैरह कुछ नहीं देती। हमने अलग से लगवाए हैं जो 5210 के ऊपर लगे हुए थे, जैसा आपने देखा था। ये 45 kg दोनों के ऊपर है और आगे 3 कुंटल प्लस वेट है ये लगा हुआ है। ठीक है, ट्रैक्टर का वेट भी मैंने कराया था, वेट भी बता देता हूँ। इसका जो कर्व वेट है फुल डीजल टैंक के साथ में, डीजल टैंक फुल करके हमने वेट कराया था इसका, तो वो लगभग 31 कुंटल 50 किलो के आसपास था। ठीक है, बाकी इसके ऊपर ये वेट लगा दिया तो अब ट्रैक्टर अपना लगभग 35 कुंटल के आसपास है, 35 कुंटल प्लस ही है जो अपना ट्रैक्टर अब इस टाइम पर है, जो कि इसके हिसाब से वेट भी सफिशिएंट है। अगर 63 या 65 HP कैटेगरी का ही ट्रैक्टर है तो इसके हिसाब से इतना वेट होना भी ज़रूरी है, जिससे कि ट्रैक्टर अच्छी पावर लगाए, ग्रिपिंग अच्छी करे। तो इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने इस ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में जान लिया। मैं मानता हूं कि आपके दिमाग में जो भी इसको लेकर के सवाल जवाब थे वो क्लियर हो गए होंगे और 5210 को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। लेकिन बातें अभी भी कुछ अधूरी हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल काम के ऊपर कितना डीजल कंजप्शन करेगा, उसकी पावर में इसकी पावर में उन्हीं इम्प्लीमेंटों के ऊपर क्या फ़र्क आ रहा है, डीजल कंजप्शन में कितना फ़र्क आ रहा है, तो उनके लिए वीडियोस आने वाले टाइम में आती रहेंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर के आएंगे इससे रिलेटेड भी और बहुत सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आने वाली हैं। ठीक है, बाकी कैबिन के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया, सारे फीचर्स इसके जान लिए। बात है अब इसकी निकल करके आ जाती है, इसको स्टार्ट करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो बात भी मेरे दिमाग में आ गई, और इसका धुआं भी आपको चेक करा देता हूँ कि ट्रैक्टर स्टार्टिंग के टाइम पे क्या ये धुआं वगैरह देता है या नहीं। और आप लोग ये कमेंट जरूर करके बताना अगर इससे रिलेटेड आपको कोई टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है कि AC कैबिन के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दो, कि एक्चुअल में लगभग 7 लाख का डिफरेंस है इसके नॉर्मल वाले में और AC कैब में, और बाकी आफ्टर मार्केट कंपनियां ले रही हैं 3 साढ़े 3 लाख, तो वहाँ पर कुछ डिफरेंस क्या है इसके अंदर एक्चुअल में बारीकी से समझा दूंगा।
तो कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वो चीज़ भी देखनी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे किसान भाई ये भी पसंद कर रहे हैं कि आफ्टर मार्केट कैबिन लगवा लें, कैबिन पसंद है या कंपनी का ले, तो वो दिमाग में आपके जो सवाल हैं वो भी क्लियर उसको लेकर के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका वीडियो का एंड करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्रैक्टर है ऐसा नहीं है कि अपना इससे इतने बड़ा ट्रैक्टर लेने का अपना इससे काम ही था। अपना एक तो एचपी भी अपने को बड़ी चाहिए थी, दूसरा अपना थोड़ा शौक भी है कि अपन को कैबिन ट्रैक्टर लेना था, कुछ अलग करना था, क्षेत्र में कुछ अलग लेना था। अपने आसपास के ज़िलों में तो मेरे हिसाब से है नहीं, 2-4 ज़िलों में ये, तो ये कारण है। ऐसा नहीं कि देख करके मैंने किसी को ट्रैक्टर लिया। ये चीज़ आपके लिए मैं बता दूं, किसी को देख करके कभी भी ट्रैक्टर मत लेना। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से ट्रैक्टर लेना। ये नहीं कि मान लो मैंने ये ले लिया 5405 AC कैबिन तो 5405 ही लेते हैं, AC कैबिन बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, ऐसा नहीं है। काम के ज़रूरत के हिसाब से आप ट्रैक्टर लेना। बाकी शौक तो बहुत बड़ी चीज़ है, शौक का कोई मोल नहीं होता भाई। अगर फीचर्स हैं, आराम है, चलाने का मज़ा है, फील है, तो उसके पैसे भी इतने ही ज़्यादा हैं। इसके जेब के ऊपर भी बहुत भारी पड़ता है। जितना 5210 था ना, 5210 दो 5210 की कीमत का अकेला ये ट्रैक्टर है लगभग। आप मान लो कि कितना महंगा है। तो ट्रैक्टर ऐसा नहीं है कि बजट फ्रेंडली भी है, कॉस्टली है, अपने सेगमेंट के हिसाब से ओवर प्राइस्ड भी है। लेकिन जब हम इनकी चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें कहीं पर फिट भी बैठ जाती हैं। लगभग 22 लाख के आसपास का अपन को जो ट्रैक्टर है ये पड़ा है। बाकी तो अपना मान सम्मान होता ही है डीलर्स के साथ में सबका, तो वो चीज़ें थोड़ा सा एडजस्ट हो जाती हैं। मैंने आपको अनुमान भी ट्रैक्टर का दे दिया। अब बात आती है इसको स्टार्ट करने की, वो आपको दिखा देता हूँ। ट्रैक्टर हो गया स्टार्ट, माइक लगा हुआ है। अब आप लोग आवाज़ का अंदाज़ा ये लगा लो कि मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और ट्रैक्टर की आवाज़ ना के बराबर आ रही होगी। जितनी आपको आवाज़ आ रही है ना, उतनी आवाज़ मुझे मेरे कानों को भी इसकी आ रही है अंदर बैठ करके। अब मैं इसको कैबिन को एक बार खोल के आपको दिखा देता हूँ। लगभग देखो इतनी आवाज़ है ट्रैक्टर की। वीडियो में ज़्यादा लगती है, ये चीज़ भी आप दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। वीडियो में आवाज़ ज़्यादा ही लगती है किसी भी ट्रैक्टर की, लेकिन उतनी ज़्यादा है नहीं इसके बाद। बहुत शानदार भारी भरकम सी बेसी टाइप सी आवाज़ है। तो टर्बो की हल्की सी विसल की भी आवाज़ आती है इसके अंदर साइलेंसर के। जैसे मैं रेस को रेव करता हूँ, ये देखो, जैसे मैं आपको धुएं वगैरह की बात बता रहा था ना, ये देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई, स्टार्टिंग में भी बिल्कुल जीरो, और यहाँ पर भी जैसे मैं रेस को रेव करूँगा ना, बिल्कुल जीरो। तो जो टेक्नोलॉजी लगाई है, जो पैसा कंपनी ले रही है, वो भी जब इसको चलाते हैं तो कहीं पर महसूस होता है कि यार वाकई में कंपनी ने कुछ चीज़ें इसके अंदर दी हैं। ठीक है, अब मैं कैबिन बंद कर लेता हूँ। अब आप लोग आवाज़ का डिफरेंस देखना। ये हो गया कैबिन बंद। ठीक है, अब अपन इसको ऑपरेट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में बता रहा था। ये देखो गियर इतने स्मूथ हैं। तो दोस्तों चलाने में भी ना एक अलग ही फील इसको आता है। जो पैसा खर्च किया है वो दिखाई देता है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।